पुष्कर सिंह धामी ने लालकुआं नगर में गौशाला का किया लोकार्पण। सीएम ने की गौ पूजा। 126 करोड़ रुपए लागत की अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देहरादून नगर निगम में करोड़ों रुपए के वेतन फर्जीवाड़े घोटाले में मुकदमा दर्ज। नगर निगम में स्वच्छता समितियों के नाम पर वेतन के जरिए करोड़ों रुपए का किया गया था घोटाला। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग बड़ा हादसा टला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज मंगलौर का दौरा। अलग अलग विधानसभाओं की अगर बात करें तो यहां पर विधानसभा के लिबर हेड़ी पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी नेता करतार सिंह भड़ाना और किसानों की ओर से जो राज्य में यूसीसी पारित होने पर रैली का आयोजन किया जा रहा है और सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों पर भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है और साथ ही जो तैयारियां हैं वो भी पूरी की जा रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यति ईश्वरानंद ने भी यहां पर रैली स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। रैली में हजारों की संख्या में किसान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताएंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी किसानों को सौगात भी उनकी तरफ से दी जाएगी। तो कुल मिलाकर तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज यहाँ पर कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें की शिरकत भी करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लिबर हेड़ी पहुंचेंगे। साथ ही किसान रैली में सीएम धामी शिरकत करेंगे, जहां पर किसानों को आज बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में लालकुआं स्थित नगर निगम के गौशाला का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 126 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और साथ ही लोकार्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गौ पूजन भी किया। सीएम धामी ने गौ सेवा को उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग बताया है। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि विकास को हर गांव तक, शहर तक पहुंचाया जाए। सीएम ने भी कहा कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास नहीं किया गया है उनका भी होगा और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उनके पूरा होने पर क्षेत्र के विकास को नए पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में बेहतर सड़कों का निर्माण होगा और साथ ही जाम की जो समस्या है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज के इस अवसर पर हम शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, सौंदर्यीकरण एवं नगर विकास की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बहुत जो शानदार काम हुआ है यहाँ पर और जिसके पुण्य के हम सब थोड़े थोड़े अंश के भागी बनेंगे, क्योंकि गौ माताओं के लिए, निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर गौशाला का लोकार्पण भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास की गति को और तेजी प्रदान। अब आगे बात करते हैं जहां पर बड़ासू हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो यहां पर बड़ासू हेलीपैड से जुड़े क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है और इससे एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया है। लेकिन हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के कारण सड़क पर खड़ी टैक्सी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के पंखे से राजमार्ग के पास में रेस्टोरेंट की टीम कर गई है। हादसे के वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ते ही अनियंत्रित हो गया, जिससे कि पायलट ने किसी तरह से राजमार्ग पर इसे उतारा है। गनीमत तो ये रही कि सड़क पर चल रही गाड़ियां और साथ ही आसपास के लोगों को इस लैंडिंग से जान का खतरा नहीं हुआ है। प्रयागराज जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे ने भी बताया है कि लगभग 1 बजे यह हेलीकॉप्टर बड़ासू हेलीपैड से रवाना हुआ था, जिसमें पायलट सहित 6 लोग सवार थे। सभी लोग सुरक्षित हैं। यात्रा सीजन के दौरान हेलीकॉप्टर फेलियर का ये तीसरा मामला है, जिससे कि राज्य में हेली सेवाएं सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर
जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और एक पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। देखिए तो वीडियो भी इस वक्त भी आपको दिखा रहे जिस समय पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आगे बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर नगर निगम जमीन घोटाले के बाद अब देहरादून नगर निगम के करोड़ों रुपए के वेतन फर्जीवाड़े घोटाले पर सियासत तेज हो गई है। नगर निगम में स्वच्छता समितियों के नाम पर वेतन के जरिए करोड़ों रुपए के घोटाले का यह मामला जनवरी 2024 में सामने आया था, लेकिन जांच में घोटाले की पुष्टि के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। अब इस पूरे मामले पर दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट के जवाब तलब करने पर आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं वेतन फर्जीवाड़ा घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून नगर निगम में वेतन घोटाला, कांग्रेस ने सरकार पर हल्ला बोला। स्वच्छता समितियों के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, मुकदमे में देरी क्यों की, कांग्रेस ने सवाल दागा। देहरादून नगर निगम में सामने आए करोड़ों रुपए के वेतन फर्जीवाड़ा घोटाले पर सियासत गर्मा गई है। घोटाला नगर निगम की मोहल्ला स्वच्छता समितियों में 99 फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन उठाए जाने से जुड़ा हुआ है, जो 5 सालों तक लगातार चलता रहा। इस फर्जीवाड़े से सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। गौरतलब है कि यह मामला जनवरी 2024 में सामने आया था, जब तत्कालीन डीएम के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच शुरू की थी। जांच में पुष्टि हुई कि 2019 से 2023 तक फर्जी नामों से वेतन निकाला गया। दून नगर निगम में 2019 में 100 मोहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन, हर समिति में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष नामित किए गए। समिति को कर्मचारियों का वेतन वितरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में सामने आया कि नवंबर 2023 तक कर्मचारी संख्या 985 थी, दिसंबर में 921 रह गई। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान 99 कर्मचारी पूरी तरह फर्जी पाए गए। वेतन की औसत राशि 15,000 प्रति कर्मचारी हर महीने के हिसाब से भुगतान हो रहा था। हर माह 14.85 लाख और 5 सालों में लगभग 8.91 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ। फर्जी कर्मचारियों की पुष्टि समिति द्वारा सत्यापित सूची के आधार पर हुई। सत्यापित सूची पर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर मौजूद थे, जिनकी मिलीभगत से हुआ वेतन भुगतान। जांच में घोटाले की पुष्टि के बावजूद राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर अधिवक्ता विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने 23 मई 2025 को राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट के जवाब तलब करने पर आनन फानन में नगर निगम हरकत में आया और शहरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। नगर निगम के उप नगर आयुक्त की तहरीर पर दर्ज एफआईआर में स्वच्छता समितियों के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की भूमिका की जांच की जाएगी कि पैसा कैसे गया, क्या गया। कई लोगों का तो ऐसा था कि नाम, मान लो हमारा नाम उसमें डाला हुआ है और पैसा काम करवा रहे किसी और से, मान लो हमारे 15,000 रुपये आने हैं, वो उसे 3-4 हज़ार में वो काम करवा रहे थे और वो पैसा बाकी सब गबन हो रहा था और बाकी तो कई लोग मिले। तो इसकी जब जांच इन्होंने कमेटी बनाई, ये 2 साल तक लगातार इसको ऐसे घुमाते रहे। अब उसके बाद हमने हाई कोर्ट में ये पीआई फाइल करी स्वच्छता समिति की और 18 मई 2025 में, और कोर्ट ने इसमें लगाई थी 6 जून की, वो इनसे रिपोर्ट मांगी थी आपने क्या करा जी। और तो 5 तारीख की रात को इन्होंने 9 बजे वो स्वच्छता समिति वाले मामले में मुकदमा लिख दिया। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल दागा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार इतनी ही सजग है तो इस मामले पर मुकदमा दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई। वहीं बीजेपी का कहना कि जहां भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, सरकार उस पर एक्शन ले रही है और दून निगम घोटाले में भी जिसने गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्वच्छता समितियों के नाम पर जो घोटाला नगर निगम में हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब के नेतृत्व में जो बोर्ड चल रहा था, उसमें इसका खुलासा पहले ही हो गया था। पहले ही पता लग गया था कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई, जांच के बाद जांच रिपोर्ट गई। अब मुकदमा करते करते 3 साल लग गए।
आप निश्चिंत रहिए। अगर नगर निगम में कोई भी घोटाला हुआ, देहरादून नगर निगम में, महानगर पालिका में अगर घोटाला कोई हुआ है और उसमें जो लोग भी दोषी हैं, सरकार निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री का ये संकल्प है, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है और जो भी भ्रष्टाचारी इस प्रदेश में भ्रष्टाचार करेगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दून नगर निगम में 2019 से 2023 तक किए गए इस घोटाले के दौरान बीजेपी के मेयर रहे, बीजेपी का ही निगम बोर्ड में रहा। ऐसे में करोड़ों के इस घोटाले को लेकर तत्कालीन बोर्ड पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 साल तक चुप्पी के बाद कोर्ट में याचिका के बाद अब इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। अब देखना होगा कि जांच में हरिद्वार नगर निगम की तरह दून नगर निगम में भी भ्रष्टाचार के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है या मामला जनप्रतिनिधियों से जुड़ा होने के कारण इसे और लटकाया जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। रुक करते बड़ी खबर का, जहां पर ऋषिकेश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और बिल्डिंग की 4थी मंजिल से लटकी है महिला, जहां पर महिला को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया है। आमबाग विस्थापित क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला और पुलिस मामले की जानकारी से इनकार कर रही है। तो बड़ी खबर, जल्दी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब बिल्डिंग की 4थी मंजिल से महिला लटकी है और ऐसे में महिला को कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर बचाया गया है। फिलहाल आमबाग यहाँ पर विस्थापित क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अरे ऊपर करो, मर जाएगी वो, खींचो उसे मिलके सब। तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस में एक बड़ी अंतर्कलह देखने को मिल रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच जुबानी जंग अब शुरू हो चुकी है। एक और जहां पर हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर अब जंग जो है वो तेज हो चुकी है और इसी के साथ उन्होंने तंज भी कसा है। तो वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो हरीश रावत ने 2016 का जिक्र करते हुए हरक सिंह रावत पर वार किया है। हरीश रावत ने 2016 का जिक्र किया जब कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के लिए भी कहा कि उनको कांग्रेस को एक सीट जिताने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनके कुछ गुर्गे हैं जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। हरक सिंह जी को एक बार एक सीट जिताने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करना चाहिए ताकि 2016 की जो कटुता है वो पीछे धकेली जा सके। अब लोकसभा के चुनाव में वो कहीं दिखाई नहीं दी और जहां मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है उनके कुछ लोग जो बिल्कुल निकटस्थ अपने को बताते हैं वो सब लोग नकारात्मक प्रचार कर रहे थे। मैं जगह भी और मैं नाम भी बता सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो उनके लिए भगवान उनमें उनको लंबा जीवन दे और धैर्य राजनीति में बहुत आवश्यक है। धैर्य बहुत आवश्यक है और कांग्रेस की राजनीति में तो धैर्य ही मंत्र है सफलता का। तो बीते दिन देहरादून में भी आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के फल काफल सहित तमाम फलों और साथ ही मोटे अनाजों का जिक्र किया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां बीजेपी के नेता हरीश रावत की यहां पर बात करें तो देखिए कुल मिलाकर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको लेकर भी उन्होंने चुटकी ली थी और वही आपको बता दें कि बड़े नेताओं की जुबानी पर आज उन्हीं उत्पादों के नाम हैं, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा का भी कहना है कि हरीश रावत नकारात्मक राजनीति नहीं करते, वो अपने प्रदेश की जमीन से जुड़े एक व्यक्ति हैं जो यहां के उत्पादों की बात करते हैं। काफल की दुनिया में डिमांड बढ़ रही है तो भैया काफल भी पैदा करना पड़ेगा, कीवी भी पैदा करनी पड़ेगी और अपनी लीची तो देख के मुंह में पानी आ जाता है। और यहाँ का जो मोटा अन्न है वो तो अद्भुत है। जो हमारे कोदो कुटकी और वो क्या था जो मैं ले गया था मड़ुआ,
मैंने वहां भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूं कि हमारी श्रीमती जी ने कहा कि मैं तो मड़ुआ ही खाऊंगी और कुछ खाने अच्छा नहीं लगता। ये चीजें इतनी हैं कि वैज्ञानिक इन पर रिसर्च और शोध और करें। इनका उत्पादन कैसे, मड़ुआ का उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसके लिए और अच्छे बीज बनना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। हरीश रावत जी नकारात्मक राजनीति नहीं करते, हरीश रावत जी गाली गलौज की राजनीति नहीं करते, वो आरोपों की राजनीति नहीं करते, वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। वो अपने प्रदेश की जमीन से जुड़े हुए, जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो यहाँ के कृषकों की, यहाँ के उत्पादकों की बात करते हैं, वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की बात करते हैं। तो आप उनकी कोई भी पार्टी देख लीजिए, वो पार्टी केवल पीआर मैनेजमेंट इवेंट नहीं होता, वो पार्टी केवल वोट बैंक की उगाही नहीं होती, उस पार्टी का एक बड़ा संदेश होता है। चाहे वो आम पार्टी हो, भुट्टा पार्टी हो, माल्टा पार्टी हो या काफल पार्टी हो, उसका एक संदेश होता है। लेकिन जिनके बस का कुछ नहीं है करना, वो लगातार आरोप लगाते हैं। उत्तराखंड भाजपा के नेताओं के तो पेट में मरोड़ और दस्त लग गए। एक हफ्ते तक उन्होंने यहाँ जो देहरादून में उन्होंने काफल पार्टी दी थी, उस पर आरोप पर की झड़ी लगा दी। तो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले फेज की अगर बात करें तो हिमाचल और लद्दाख से शुरू होगी। इसके साथ ही इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी अपना न्याय पत्र प्रस्ताव पारित किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जातीय जनगणना का था। धस्माना ने यह भी कहा कि सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी और जिन 4 राज्यों में जातीय जनगणना की शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। देखिए, जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस ने अपने अहमदाबाद राष्ट्रीय अधिवेशन में जो न्याय पथ एक अपना प्रस्ताव पारित किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो जातीय जनगणना का था। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अगर केंद्र की सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें खुशी है सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी और अंतोगत्वा जातीय जनगणना का फैसला हुआ। जातीय जनगणना अब शुरू हो रही है पूरे देश में और जो जिन 4 राज्यों में शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी पहला राज्य है। बात करते काशीपुर की और काशीपुर का राधे हरे स्नातकोत्तर महाविद्यालय एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। ये मामला सीधे कॉलेज के विकास कार्यों में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय के प्राचार्य सुमित श्रीवास्तव का पर भी यहां पर आरोप लगाया है कि संस्थान में शिक्षा और निर्माण कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं। इन आरोपों को बल उस वक्त मिला जब छात्र संघ ने आरटीआई के तहत विकास कार्यों की पूरी जानकारी मांगी और दावा किया कि लाखों की फाइलें तो मौजूद हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। छात्र संघ का यह भी कहना है कि ये मामला सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य और कॉलेज की साख से भी जुड़ा हुआ है। वही हालात तब और भी ज्यादा गर्मा गए जब छात्र संघ नेताओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्य सुमित श्रीवास्तव के पारिवारिक संपर्क से भी एक व्यक्ति ने उन पर दबाव डालने की कोशिश की और कहा कि ज्यादा सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। इस महाविद्यालय में जो भी काम हुए हैं वो पूरी तरह नियमानुसार हुए हैं और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट को आरटीआई के तहत मांगेगा तो आरटीआई की जो नियमावली है उसके तहत उसको प्रदान किया जाता है। ऐसा है कि किसी भी कार्मिक और किसी भी प्राध्यापक के परिवार के लोग का महाविद्यालय परिसर में वो आ सकते हैं और चूँकि मेरे हस्बैंड भी इसी कम्युनिटी के हैं और गवर्नमेंट में हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं तो एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जाते रहते हैं तो सभी के परिचित एक दूसरी जगह रहते हैं और बहुत सारे एकेडमिक वर्क होते हैं उसके तहत भी हम लोग एक दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो आरोप है ये बिल्कुल निरा है। इसमें हमारे प्राचार्य महोदय के एक दिन बाद ही उनके पति का हमारे पदाधिकारियों को फ़ोन आया और मिलने की बात हुई, जबकि आरटी एक गुप्त अधिकार होता है, उसमें इन्होंने प्राचार्य महोदय ने अपने पति को उसके बारे में जानकारी दी और ये गोपनीय संबंध में है तो ये चीज़ गलत है। अभी तो ये बात जो हुई वो ये इसी चीज़ को लेकर की थी कि जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करा जाए और धारा 6 के अंतर्गत मैम से आरटीई नहीं मांगी जाए। पहली बात तो हमने प्राचार्य महोदय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, हमने केवल आशंका जताई है कि जो पिछले 6 महीने के अंदर हमारे महाविद्यालय में जब से प्राचार्य महोदय आई हैं,
जो भी विकास कार्य हुए हैं, हमने केवल आरटीआई के तहत उसके बिल, उसके प्रस्ताव और उसके कोटेशन की मांग की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैडम इसमें घोटाले में लिप्त है। हम नहीं जानते कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो प्राचार्य महोदय को बिल देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर आपत्ति है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। तो अगर आरटीआई के तहत हमें बिल मिल जाते हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि घोटाला हुआ है या नहीं है। और एक चीज़ ये है कि हमारे जो शासन पदाधिकारी अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कल इन लोगों के पास प्राचार्य महोदय के हस्बैंड जो कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है हिंदी विभाग। खबर खटीमा से है, जहां पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ आपदा से सबक सीखकर इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा मानसून से पहले ही नदी नालों और साथ ही नालियों की सफाई कार्य बीते 3 माह से जेसीबी के माध्यम से कराया जा रहा है और इस कार्य में पर्यावरण मित्र भी जुटे हुए हैं ताकि आने वाले बरसात के समय में जल भराव, बाढ़ की स्थिति और साथ ही आपदा जैसे हालातों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने भी नगर की जनता से साफ सफाई व्यवस्था में भी प्रशासन का सहयोग करने के लिए अपील की है। नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जितने भी नाले हैं, हम उनकी सफाई का अभियान चलाए हुए हैं और लगातार पिछले 3 माह से नाला गैंग इसमें काम कर रहा है। 2 जेसीबी हमारी लगी हुई थी और वर्तमान में आज ही के दिन आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, इस खटीमा के नगरवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन सबके सहयोग से एक हम पोकलेन लाए हैं जो आज से ही कार्य पे लग गई है और यथाशीघ्र इस खटीमा के हर नाले और नदी को हम जो भी हैं साफ़ करेंगे और बेहतर तरीके से साफ़ करेंगे। इसमें जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, तो माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो उन अतिक्रमणकारियों को खिलाफ कार्रवाई करें और वो अतिक्रमण हटाएं, जिससे कि हम जो सफाई की व्यवस्था है नालों की वो सुचारू रूप से कर सकें। और खटीमा के आम नागरिकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो इस सफाई व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग दें। वहीं मंगलौर में ईद उल अजहा के पर्व पर एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई जब पठानपुरा मोहल्ला निवासी रियासत ने अपने पड़ोस में रहने वाले 22 वर्षीय साहिल की बीच सड़क पर गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही पुलिस चौकी बाजार मंगलौर जा पहुंचा। वारदात के बाद हड़कंप मच गया। बताया गया है कि आरोपी के बेटे की 1 साल पहले नहर में डूबकर मौत हो गई थी और आरोपी को शक था कि साहिल ने उसे डुबाकर मारा है। तो वही पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मिली ये कस्बा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दूसरे एक बच्चे का गला रेत के उसकी हत्या कर दी। तो घटनास्थल पर आए हैं और एट द स्पॉट ही शायद वो जो मृतक था उसकी डेथ हो गई थी और अभी बॉडी मोर्चरी में है। बाकी हम देख रहे हैं कि क्या कारण थे, किस लिए थे। जो व्यक्ति जिसने ये घटनाक्रम किया वो हमारी एक्सेस में है, उसको हमने पकड़ लिया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की लीगल कार्रवाई जो है वो की जाए। इसमें कुछ ऐसा प्रकरण अभी बताया जा रहा है कि 1 साल पहले जो जिसने मर्डर ये आज घटना की है उसका कोई बेटा एक्सपायर हुआ था पानी में डूब करके, उसको लेके कुछ कंसर्न था तो उसमें हम आगे काम करें। गिरफ्तार वही मैंने बताया, वो हमारी एक्सेस में है, हमारी पहुंच में है, जो मेन अभियुक्त है। बाकी उसमें अभी हम जो लीगल कार्रवाई वो की जा रही है। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के तहत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान लक्सर पुलिस ने भी जसोधरपुर गांव में भी 2 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल भी बरामद किए हैं और पुलिस ने दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह ने बताया कि नशा कारोबार की कमर तोड़ने के लिए विशेष अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उधर टिहरी के तपोवन में भी होटल तपोवन हिल की 6वीं मंजिल में आग लग गई है, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस ने होटल में लगभग 10 कमरों को तुरंत खाली कराया। साथ ही ऊपर की मंजिल पर रखे गैस सिलेंडर को तुरंत निकलवा कर सुरक्षित जगह पर रखवा दिया गया है। कर्मी ने एक कर्मी के ऊपर की मंजिल में फंसे होने की जानकारी दी, जिस पर फंसे होटल कर्मी को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बगल के निर्माणाधीन बिल्डिंग में सीढ़ी के द्वारा उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कर्मी ने बताया कि 6वीं मंजिल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसे बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका था।
उधर रुड़की में गंग नहर को प्रदूषित करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण घाट पर हो रही गंगा आरती को लेकर मेयर अनिता अग्रवाल ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर गंगा घाट के आसपास कूड़ा कचरा और गंदा पानी छोड़ा तो नगर निगम जुर्माना लगाकर कार्रवाई करेगा। गंगा घाट के आसपास कूड़ा यहाँ पर नहीं डाला जाएगा और जो लोग डालते हैं उसको लेकर भी नाराजगी उन्होंने जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग कूड़ा डालते हैं उन पर नजर रखी जाएगी। नगर निगम की तरफ से एक्शन भी लिया जाएगा। मैं रुड़की के जनता को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आज रुड़की की जनता को, रुड़की वासियों को इतना मतलब ये गंगा आरती का भाव है, तो वो डेली इतने शौक से आते हैं कि चलो शाम को गंगा आरती में चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक सफाई अभियान चला रही हूँ ताकि डेली यहाँ सफाई होए, कोई कूड़ा करकट ना डाले। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी कूड़ा करकट ना डाले। ये गंगा माँ है, गंगा माँ की तरह ही रखो और डेली शाम को गंगा आरती में आइए। सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है। उसके बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। कोई कमेटी बनाएंगे? बिल्कुल कमेटी बनाएंगे हम लोग। और ही कमेटी बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पे पूरा ध्यान रखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।